हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के लास्ट टॉपिक में बताओ क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले लेबर टर्नओवर, फिर क्या पढ़ा था हमने मटेरियल वाला टॉपिक जैसे फीफो लिफो और कुछ फॉर्मूलाज थे, और एक ओवरहेड की थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो आज भी ऑलमोस्ट 2 या 3 से टॉपिक हो जाएंगे अपने, जिसमें से आज पहला इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बेटा? अभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले तो बताओ सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जब कभी भी हम किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई अकाउंटिंग करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी आप एक तो गुड्स मैन्युफैक्चर होती है और एक फिक्स असेट्स क्या होती है मैन्युफैक्चर। लाइक आप रोड बना रहे हो, एक ब्रिज बना रहे हो, समझ आई बात, रिवर ब्रिज बना रहे हो, नदी का पुल बना रहे हो, और या फिर आप क्या करते हो कि बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर कोई हाउस बना रहे हो, कोई सिनेमा बना रहे हो, कोई होटल बना रहे हो, तो ये सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है तो वो भी तो बेटा कहीं ना कहीं तो अकाउंटिंग करता होगा। क्लियर क्या? वो भी तो अपना क्या निकालता होगा, प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो सुनना मेरी बात, एक छोटी सी बेसिक सी बातें बताते हैं आपको। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उनके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? 3। सबसे पहला एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो आपने लिया, ऐसा प्रोजेक्ट लिया जो विद इन 1 ईयर ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी 31 मार्च का एंडिंग होने से पहले ही आपने वो सारा कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या नाम दोगे? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब वो 1 साल के अंदर 31 मार्च से पहले क्या हो गया, कंप्लीट। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। लेकिन इस इनकम्प्लीट की डेफिनेशन क्या होती है? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल में कंप्लीट नहीं होता, ईयर बाय ईयर क्या होता है, चलता रहता है। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। 2 या उससे ज्यादा साल के लिए क्या होता है, चलता रहता है। और एक थर्ड होता है नियर बाय कंप्लीट। अब नियर बाय कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बहुत सिंपल कि जैसे सपोज आपका एक कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च तक था, 31 मार्च तक आपने काम किया, तो अब अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब वो कॉन्ट्रैक्टर को ऑफकोर्स एक्सपीरियंस है कि अब इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो उसने देखा अब यार 6 महीने ही बाकी है। कितने महीने बाकी है? तो मैं क्यों इसको इनकम्प्लीट में डालूं? तो मैं क्या करता हूं, एक नियर बाय क्या बना देता हूं, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अरे क्लियर है क्या आपको? नियर बाय कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि बस थोड़ा सा ही बाकी है, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलो अब यहां पर तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है आपके लिए, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंसेप्ट्स हैं। नियर बाय कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में भी सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो अलग होती है, वो मैं आपको नोट्स पे प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है क्या आपको? मेन जो प्रोसीजर आपको वो समझो, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझना। यहाँ पर ये सब समझने से पहले सबसे एक छोटी सी स्टोरी है, बेसिक सी, जो मेरी हमेशा रहती है, वो देखना आप सभी। ये लिख लेना, एक काम करो, मैं देखो 2 मिनट के लिए ये लिख लो एक बार। आप वाले चाहो तो ये वाला पोर्शन लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। लिख रहे हो ना उसको? चलो लिख लो, फटाफट लिखो। डन? तैयब डन हो गया? यस सर।
चलो अब एक छोटी सी स्टोरी के, जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है मेरी, एडजस्ट कर लेना, गुड्डा गुड्डी। देखो 3 पर्सन है यहाँ पर। ये जो पर्सन है वो इस खाली जमीन का क्या है, मालिक है। एक प्लॉट ऑफ लैंड का क्या है, पूरा मालिक है, खाली जमीन पड़ी है। अब क्या होता है कि अब इसको इस खाली प्लॉट पे क्या बनाना है, घर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, घर। ध्यान से समझना। अब घर बनाएगा तो फिर ऑफ कोर्स ये किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। तो ये किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, तो यहां लिखता हूं ये कॉन्ट्रैक्टर। तो ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास चला गया कि अरे मेरे को ये घर बना, लेकिन बताओ सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास कभी नहीं जा सकता वो, पहले जाएगा आर्किटेक्चर के पास। किसके पास जाएगा, अरे नक्शा तो बना के देना पड़ेगा ना, समझ आइए। तो ये जाएगा सबसे पहले इस आर्किटेक्चर के पास। अरे क्लियर है क्या आपको? तो आर्किटेक्चर के पास जाएगा, नक्शा बनवाएगा, नक्शा बनवा के ये सीधा किसके पास लेके जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो ध्यान रखना, पहले ये बताओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे कौन रहा है, ये वाला बंदा। क्लियर है क्या? तो इस ये हमारे लिए कहलाता है कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या कहलाता है? जो इस प्लॉट का मालिक होता है ना, जो काम देता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, और जो उसको कंप्लीट करता है वो कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। बेटा बात समझ में आ गई? तो अब क्या होता है कि धीरे 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 मकान बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो शुरू हो जाता है, लेकिन उस शुरू होने से पहले बताओ एक चीज हमेशा होती है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड होती है कि भाई ये काम कितने में करना है। अरे क्लियर है क्या आपको? ठीक है, विद मटेरियल। तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड होगी। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड हुई सपोज 10 लाख रुपए। कितने रुपए डिसाइड हुई? 10 लाख रुपए। उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की प्राइस क्या हो गई, डिसाइड हो गई। अब ये काम करना चालू होता है, तो धीरे 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 इस बिल्डिंग को बनाना, खाली जमीन को बनाने लगता है, धीरे धीरे अभी यहाँ तक बन जाती है। समझिए, जैसे ही यहाँ तक बनती है ना, तो 31 मार्च यानी आपका ईयर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अरे ये जो छोटे मोटे यहाँ जो दुकान ठेकेदार होते हैं ना, जो आसपास के इलाकों में बनाते रहते हैं, अपन उनकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग को क्या करती है, मेंटेन करती है। अपने यहाँ के ठेकेदार क्या करते हैं, छोटी सी 5 रुपए वाली कॉपी लाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, हिसाब लिखेंगे, इतना आया, इतना लेबर को दिया, फ्री, ये हिसाब, ये लोग इनकी अकाउंटिंग फ्री हो गई। तो ये छोटे लेवल पे नहीं सोचना आपको, किस पे लेवल पे सोचना है, बड़े लेवल। तो ये तो अपना प्रॉपर क्या निकालेंगे, अकाउंट प्रॉफिट निकालेंगे ना, कि भी प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को। तो फिर ये ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्टर किसके पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा कि सर मैंने है ना 4 लाख रुपए का काम कर लिया। सुनना मेरी बात, कितने रुपए का काम बोला, 4 लाख रुपए का काम कर लिया, उसके हिसाब से मुझे आप क्या दे दो, कैश। कभी भी कंप्लीट पेमेंट नहीं मिलता, मिलता क्या, कभी भी कंप्लीट पेमेंट नहीं मिलता। उसका कुछ परसेंट आपको मिल जाता है। जैसे 80% मिल गया, बाकी का 20% क्या कर लिया, रोक लिया। किए हुए काम का 20% क्या कर लिया, रोक लिया, और 80% हाथ में पकड़, बीच में छोड़ के नहीं चले जाएगा ये। अब सुनो मेरी बात, तो 80% सॉरी, इसके हिसाब से कितने लाख का काम हो गया, 4 लाख। क्या ये विश्वास कर लेगा, क्या नहीं कर सकता सर, ये तो कुछ भी बोल देगा, ये तो बोल देगा 8 लाख का काम हो गया। अब ये जानता है क्या कितने का काम हो गया, तो ये किसके पास जाएगा, आर्किटेक्चर के पास जाएगा। भाई जाके देख उसने 4 लाख रुपए जितना काम किया कि नहीं किया। तो फिर आर्किटेक्चर यहाँ पर अपनी गाड़ी पे चला, भाई गाड़ी पे बैठ के सीधा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और देखा, पूरा मुआयना किया ऐसे इस तरीके से, तो देखा यार नहीं पॉसिबल ही नहीं है यार सर, आपका तो ये कॉन्ट्रैक्टर है ना झूठ बोल रहा है। मैंने एस्टिमेटेड एक कॉस्ट निकाली है, उसने सिर्फ और सिर्फ काम 3,75,000 का ही किया। कितने का किया? तो आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड कितने का काम किया, आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित, कि ये कंफर्म हो गया, समझिए, मतलब सील लग गई कि भाई ये
इतने का काम किया, तो 3,75,000 3,75,000 रुपीज का इसने क्या किया, काम किया। अरे कुछ समझ में आ रही क्या होगा? तो बाकी का 25,000 का काम इसने नहीं किया। अब बताओ ये प्रॉफिट और लॉस ये निकाल रहा है कि ये निकाल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर निकाल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ही निकाल रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। क्यों? क्योंकि अरे भाई काम तो यही कर रहा है, तो प्रॉफिट भी क्या है, यही कमाएगा ना। बिजनेस किसका है? इस कॉन्ट्रैक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकाल रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना हुआ, 4 लाख का काम होना, इसका मतलब बाकी का 25,000 रुपये वो किस नाम से शो करेगा, अनसर्टिफाइड। समझ आई? मतलब वो प्रमाणित नहीं हुआ। यही समझ लो कि 4 पेपर पर आप सील साइन कराने गए, लेकिन 3 ही पेपर पे सील और क्या हुए, साइन हुए। एक पेपर पे क्या हुए, सील और साइन हुए ही नहीं। तो वो वाली बात है कि 4 लाख रुपए का काम लेके गया था मैं तो, लेकिन मेरा आगे से सर्टिफाइड ही कितना, वो मोहर ही कितने पे लगी, 3,75,000 के 25,000 मेरे लिए क्या हो गया, अनसर्टिफाइड। क्या हो गया बेटा? तो अब बताओ मुझे पैसे 4 लाख के हिसाब से मिलेंगे कि 3,75,000 के हिसाब से मिलेंगे? समझ आई बात? उसमें भी मुझे वो पूरा नहीं देगा। सपोज कितना परसेंट दिया, 80%। कितना दिया बेटा? चलो, तो ये चारों बातें समझाने के लिए मैंने स्टोरी लिखी थी। अरे क्लियर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 10 लाख। इसका मतलब क्या होता है कि डिसाइड होती है। दूसरा, वर्क सर्टिफाइड, जो आर्किटेक्चर क्या करता है, सर्टिफाइड करता है, 3,75,000। जो आर्किटेक्चर क्या करता है, सर्टिफाइड करता है। और वर्क अनसर्टिफाइड कितना होता है, सर्टिफाइड हो रही है, अनसर्टिफाइड क्या होता है, 25,000। जो काम सर्टिफाइड नहीं हो, मोहर नहीं लग पाई उसके ऊपर, फिर इसके हिसाब से क्या मिल जाता है, कैश रिसीव। अरे बेटा कुछ समझ में आया क्या आपको? ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लिख अब आप एक के बारे में लिख सकते हो, लग सकते हो ना, वर्क सर्टिफाइड वगैरह। चलो ठीक है, अब बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अरे तो सीधा सीधा हिसाब बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सारे खर्चे लिख दो 2 साइड में, सारे खर्चे क्या लिख दो, जो माल बच गया वो कितना ले जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना, बाई साइड में। अरे क्लोजिंग स्टॉक कितना मिल जाएगा, बाई साइड में। बेटा क्लियर है क्या आपको? फिर अब सुनना, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट अप टू द डेट। क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अप टू द डेट, मतलब 31 मार्च तक का सारा खर्चा। खर्चा क्या होगा, मटेरियल, लेबर, प्लांट लगाओगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी। अरे समझ आ गई बात? यही खर्चे होते हैं कंस्ट्रक्शन में, और कुछ खर्चा नहीं होता। फिर बाई साइड में लिखोगे बाई मटेरियल एट साइट, रिटर्न टू क्या है, स्टोर, और प्लांट एट साइट। अब देखो मैंने ये वैल्यू लिख दी, ये लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, और ये भी लिख दी, ठीक है। फिर आपको लिखना होता है, सब कुछ लिखने के बाद लिखोगे बाय WIP। क्या लिखेंगे, बाय WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी 4 लाख की वैल्यू। कितने की वैल्यू आएगी, जिसमें से मेरा सर्टिफाइड कितना हो पाया, और 25,000 सर्टिफाइड नहीं हो पाया। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको क्या कहते हैं, नॉशनल प्रॉफिट। ध्यान रखना, ये मैंने गलत नहीं लिखा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि नेशनल होगा, तो सर ने एक ही जगह गलती से क्या लिख दिया, वो लिख दिया। अरे बात समझ में आ गई, ये नेशनल नहीं है, ये क्या है, हाँ यही लिखा ना आप लोगों ने कि नेशनल लिख दिया होगा। देखो तो ये नॉशनल प्रॉफिट उठ के कहाँ चला जाएगा, बाई साइड में। तो जैसे ही बाई साइड में नॉशनल प्रॉफिट लिखोगे, तो बाय नॉशनल प्रॉफिट लिखते ही टू साइड में 2 बातें आती है। बाय टू P&L ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्किंग नोट, और टू WIP ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिजर्व। क्या लिखोगे, रिजर्व। और ये रिजर्व ऑलवेज क्या आएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर से। किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। अब P&L में वैल्यू कैसे डालनी है, उसके लिए किसको फॉलो करना है, वर्किंग नोट को। किसको फॉलो करना है, तो वर्किंग नोट के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है सर्टिफाइड परसेंटेज कितना हुआ। सर्टिफाइड परसेंटेज का मतलब है कितना % काम आपका सर्टिफाइड हो गया। तो पहले बताओ आपका सर्टिफाइड कितना हुआ था, 3,75,000। डिवाइड में बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी टोटल, 10 लाख, मल्टीप्लाई 100, तो 37.5% हो गया ना। अरे कितना परसेंट हो गया क्या, हाँ भाई उसके हिसाब से 37.5% मेरा काम पूरा हो चुका है, और बाकी का 62.5 वर्क अभी भी क्या है, बाकी चल रहा है। अरे क्लियर देखिए आपको, चलो तो सर्टिफाइड परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या है। अब यहां उस परसेंटेज पे डिपेंड है कि P&L की वैल्यू कैसे जाएगी।
तो सबसे पहले प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, तो इफ सर्टिफाइड परसेंटेज लेस देन 25%, अगर आपका सर्टिफाइड परसेंटेज 25% या उससे क्या आता हो, कम आता हो, यानी 1/4 आता हो, तो फिर आप P&L में पूरा क्या लिखोगे, और ये पूरी की पूरी नॉशनल प्रॉफिट की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, WIP में। अरे कुछ समझ में आ रही क्या आपको बात? अब यही अगर आपका सर्टिफाइड परसेंटेज क्या हो, 25% टू क्या हो, जैसा अभी अपना है 25 से 50 के बीच में कितना है, 37.5% ना, तो इसका मतलब P&L में फिर इस फॉर्मूले से वैल्यू जाएगी। नॉशनल प्रॉफिट, याद रखो मेरे साथ साथ, क्या है, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड में क्या है, वर्क सर्टिफाइड। अरे क्लियर देखिए आपको, फिर से बोल रहा हूं, क्या बताओ, नॉशनल प्रॉफिट 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड में क्या है, वर्क सर्टिफाइड। समझ आ गई बात? और अगर यही आपका सर्टिफाइड परसेंटेज मोर देन क्या हो, 50%, तो क्या करेंगे, बस 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। अरे 1/3 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, और वो WIP का जो सेम है नॉशनल प्रॉफिट में से इस P&L की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेटा समझ में आ गई आपको बात? फिर ये है नॉट इफ नॉशनल लॉस, अगर सपोज क्या होता हो अपन को, नॉशनल लॉस होता हो। अब भाई ये जैसे नॉशनल प्रॉफिट आया ना, ये प्रॉफिट की जगह क्या आ सकता है, तो वो पूरा का पूरा लॉस कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में चले जाएगा। चलो लिखो इसको भी आप, क्या नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट एक काल्पनिक प्रॉफिट हो गया, मतलब एक्चुअल में भी तो नहीं प्रॉफिट निकला। एक्चुअल प्रॉफिट कब निकलता है, जब पूरा काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, नेट प्रॉफिट, जो रियल प्रॉफिट होता है। ये नॉशनल प्रॉफिट अभी सोचा है आपने ऐसा, यस। चलो देखो सभी, अब अगला है प्रोसेस कोस्टिंग। और प्रोसेस कोस्टिंग में एक बहुत आसान सी बात है कि हम कभी कोस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो कंपनी जो होती है हमारी कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बात होती है कि कोई भी एक प्रोडक्ट एक ही बार में बन के बाहर नहीं निकलता, उसको 2 या 3 प्रोसेस से होकर क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। कि एक रॉ मटेरियल लेके आए, आपने उसको पहली मशीन में डाला, फिर किस में डाला बेटा, दूसरी मशीन में डाला, और फिर किसरी मशीन में डाला, तीसरी मशीन। तो 3 प्रोसेस में 1 2 3 मशीनों से होकर गुजरा, तब जाके वो प्रोडक्ट क्या हुआ, बन के रेडी हुआ। तो अब यही बात समझनी है कि हर एक प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए मेरे को। क्या चाहिए बेटा, हर एक प्रोसेस की क्या चाहिए मेरे को, कॉस्ट पर यूनिट। अरे क्लियर है क्या आपको, हर एक प्रोसेस की मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने आपको, हर एक प्रोसेस की, जैसे मैंने पहले वाली मशीन में डाला तो क्या खर्चा आया, दूसरी वाली मशीन में आया तो क्या खर्चा आया, और तीसरी वाली मशीन में है तो क्या खर्चा आया। अरे क्लियर है क्या भाई, पता होना चाहिए ना आपको इस चीज के लिए, तो इसी के लिए प्रोसेस कोस्टिंग अकाउंट बनाई गई है। तो देखो यहाँ पर अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फोकस कर रही हैं आप सभी को, कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट बनाना आना चाहिए आपको। तो प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए आप पहली वाली मशीन में क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो खर्चा क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं रॉ मटेरियल इनपुट कर रहा हूँ, कच्चा माल डाल रहा हूँ, फिर क्या डाल रहा हूँ बेटा यहाँ पर, कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल, फिर लेबर काम कर रही है, फिर क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, समझ आ गई बात। ये सिर्फ पहली मशीन के लिए। और फिर बाद में आपको पता हो कि आपके वेस्टेज है ना 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के वेस्टेज होते हैं, एक मतलब 2 प्रकार के नुकसान होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक क्या होता है। तो पहले मैं अब नॉर्मल का मतलब बता देता हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन हो गया, चोरी हो गया, हमारे हाथ से टूट गया, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, इंसिडेंट हो गया कोई ऐसा, या इवेंट हो गया, घटना हो गई। लेकिन नॉर्मल वेस्टेज वो होता है जिसमें कोई दुर्घटना की जरूरत नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स 2 या 3 दिन बाद अपने आप क्या हो जाती है। अरे बात समझ में आ गई आपको, क्लियर क्या। तो ऐसा वेस्टेज जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। और आपको पता होना चाहिए जैसे कारपेंटर होता है, एक हाथी होता है ना, वो काम करता है, तो वो जो काम करता है तो कितना सारा लकड़ी का बुरादा निकलता है, स्क्रैप निकलता है, तो उसको पता है ना होकर ही रहेगा, उसको क्या रोक सकते हो क्या आप, भाई गीला करके वापस मसाला बना के वापस तो लकड़ी बनेगी नहीं वो,
भाई समझ में आ रही है क्या समझाना चाह रहे हैं? तो ये चीज़ का ध्यान है। तो ये होता है नॉर्मल वेस्टेज और ये क्या होता है अब नॉर्मल वेस्टेज। और फिर बाद में कभी कभी आपको वेस्टेज की जगह क्या हो जाता है गेन हो जाता है। अरे बात समझ में आ गई आपको? यही वाली अगर आसान सी बात बोलोगे 1 किलो के मैदे में दुनिया भर की पकौड़ी बन जाती है। अरे बात समझ में आ गई आपको? समझ आ गई बात? चलो ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? चलो अब जो भी मैदा बेसन जो भी यूज़ लेते हैं मुझे तो पता नहीं है किससे बनती है। अरे क्लियर है किससे बनती है भाई पकौड़ी? बेसन से बनती है। समझ आई बात? तो मेरे मैदे से क्या बनता है? कचौरी समोसा। अरे क्लियर है क्या? तो यही है क्या एक प्रोडक्ट 1 किलो से इतनी सारी चीज़ें बन जाती है। तो वो अब नॉर्मल गेन है। क्या है वो? अब नॉर्मल गेन है। अरे बेटा बात समझ में आ गई आपको? चलो और जो फिर बचता है वो कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट प्रोसेस में। तो पहली मशीन से जो माल बना वो बन के कहाँ चला जाएगा? दूसरी प्रोसेस में। तो जो सेम आपने यहाँ खर्चे किए वो सेम खर्चे क्या होंगे? वहाँ होंगे, कुछ होंगे नहीं होंगे। फिर वहाँ से दूसरी मशीन से माल बनेगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा? तीसरी मशीन से। अरे बेटा क्लियर देखिए आपको चीज़, वो कहाँ बन जाएगा? तीसरी मशीन में। बेटा समझ में आ गई बात आपको ये? अब यार ध्यान से समझना। आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, सीपीयू। सीपीयू यानी कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट, ये डेबिट वाली अमाउंट है, ये डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट है। फिर माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्या है? क्रेडिट। डिवाइड में इनपुट की यूनिट्स लेनी है और माइनस क्या करना है? नॉर्मल लॉस की यूनिट लेनी है। अरे समझ आ गई बात आपको? चलो तो यहां पर ये आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? सीपीयू। और ये 3 अकाउंट है जो आप बेसिक से देख लेना, नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज और क्या है? अब नॉर्मल गेन। बेटा बात समझ में आ गई आपको? अब नॉर्मल क्या है? ये गेन। चलो अब एक काम करते हैं, चलो इसमें एक फिनिश स्टॉक का भी अकाउंट बना देते हैं। इसको लिख लो, एक काम करो, फिर एक छोटा सा पोर्शन और बाकी है, फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो सभी, अब एक छोटा सा एक और है कि भाई एग्जाम में आपको एक ही और चीज पूछ सकता है, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। ठीक है कि एक क्या बनानी है आपको? कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट। समझ आ गई बात आपको? और कुछ अगर आ सकता है तो एक आ सकता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड डाटा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोला जाता है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देखो एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरे जो नोट्स बनाऊंगा तो मैं इनको, इन दोनों क्वेश्चंस को भी वहाँ क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है, आप उस पढ़ लीजिएगा आप सभी। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिए रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप जरूर पढ़िएगा आप सभी। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी पूरी हो गई। देखो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब आगे देखो, अब आगे आपका कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं कल। ओके, वो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 दिनों में। चलो, ऑल द बेस्ट।